जयराम महतो की पार्टी JBKSS ने धनबाद, दुमका, रांची लोकसभा से प्रत्याशियों की घोषणा की। जाने कहां से मिला किसे मौका। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। ये जयराम महतो की पार्टी है। वे इस बार गिरिडीह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने धनबाद, दुमका, रांची से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। शनिवार को पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव ने इन तीनों प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसके अनुसार धनबाद सीट से इकलाख अंसारी, दुमका से बेबी लता टुडू, रांची से देवेंद्र नाथ महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। गिरिडीह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पहले ही गिरिडीह सीट से चुनावी दंगल में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। बता दें कि छात्र नेता जयराम महतो ने बीते साल ही अपनी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का गठन किया है। नई पार्टी के गठन के साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पार्टी गठन के साथ ही उन्होंने 1932 खतियान के पक्ष में नारा बुलंद किया था। इस मौके पर उन्होंने शहीदों के अरमानों का झारखंड नहीं बन पाने की बात की और सांप्रदायिकवाद, पूंजीवाद का मुद्दा उठाया था। बता दें, झारखंड में जयराम महतो ने तेजी से अपनी पहचान बनाई है। वह युवाओं के बीच टाइगर जयराम महतो के नाम से मशहूर है। पश्चिम बंगाल में TMC से भिड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब उड़ीसा में भी ठोक रहे ताल। पश्चिम बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से लोहा लेने के लिए तैयार है। पार्टी ओडिशा में भी चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में इंडिया के अपने ही सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस से झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो भिड़ेगा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी उतारेगा। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। वर्ष 2019 में भाजपा के टिकट पर कुनार हेम्ब्रम सांसद चुने गए थे। झारग्राम सीट पर TMC भाजपा के अलावा झामुमो भी उम्मीदवार दे रहा है। वर्ष 2019 में हालांकि झामुमो ने वहां उम्मीदवार न देकर TMC का समर्थन किया था, पर स्थिति इस बार बदली है। झामुमो के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि झारग्राम में संथालों का दबदबा है। ऐसे में झामुमो यदि वहां प्रत्याशी देता है तो अप्रत्यक्ष रूप से TMC को ही फायदा होगा। यदि झामुमो प्रत्याशी नहीं देता तो संथाल मतदाता भाजपा की ओर जा सकते हैं। भाजपा को रोकने के लिए झामुमो वहां प्रत्याशी दे रहा है। देवघर में कल्याण विभाग को नहीं मिले आदिवासी अभ्यर्थी, छात्रवृत्ति के 1.5 करोड़ रुपए सरेंडर। मान्यता प्राप्त जितने शिक्षण संस्थानों से आदिवासी छात्र छात्राओं की सूची कल्याण विभाग कार्यालय को प्राप्त हुई थी, उस संस्थान के आदिवासी छात्रों को बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति देने के लिए देवघर में आदिवासी अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। इस कारण कल्याण विभाग को प्राप्त 1.5 करोड़ रुपये सरेंडर हो गया। कल्याण विभाग को यह राशि मार्च में प्राप्त हुई थी, लेकिन छात्रवृत्ति के लिए आदिवासी छात्रों का एक भी आवेदन नहीं आया। 31 मार्च को विभाग ने 1.5 करोड़ रुपये जिला कोषागार को सरेंडर कर दिया। विभाग के अनुसार मान्यता प्राप्त जितने शिक्षण संस्थानों से आदिवासी छात्र छात्राओं की सूची कल्याण विभाग कार्यालय को प्राप्त हुई थी, उस संस्थान के आदिवासी छात्रों को बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। बची हुई राशि 1.5 करोड़ रुपये के लिए अतिरिक्त आदिवासी छात्रों की सूची शैक्षणिक संस्थानों से नहीं आई, जिस कारण राशि को सरेंडर करना पड़ा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जिले भर में आदिवासी छात्रों की संख्या में कमी आ गई है, जिस कारण राशि सरेंडर करनी पड़ी। कोडरमा लोकसभा सीट पर 12 चुनावों में मात्र 5 महिलाओं ने आजमाई है किस्मत। कोडरमा लोकसभा सीट पर 1977 से अब तक 12 बार चुनाव हुए हैं। 142 लोगों ने किस्मत आजमाई, लेकिन उसमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 5 रही। जाने पूरा इतिहास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने में लगे हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से इस बार भाजपा ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी को पुनः मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया महागठबंधन की ओर से भाजपा माले के बगोदर विधायक विनोद सिंह के नाम का ऐलान हो चुका है। इन 2 नामों के अलावा अब तक किसी बड़े राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव का इतिहास बताता है कि लोकसभा चुनाव में यहां से किस्मत आजमाने में महिला चेहरा की संख्या काफी कम रही है। केवल कैमरे में ही क्यों दिखते हैं पलामू टाइगर रिजर्व के बाघ, पर्यटकों को क्यों नहीं होता है दीदार। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ है या नहीं, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे क्योंकि पर्यटकों को इनका दीदार नहीं होता है। इसलिए सवाल के साथ PTR के फील्ड डायरेक्टर कुमार आशुतोष से
खास बातचीत की गई और पीटीआर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसमें टाइगर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल, बाघों की असली संख्या, उनके विलुप्त होने के कारण समेत कई विषय शामिल हैं। आखिर पलामू टाइगर रिजर्व में केवल कैमरे में ही बाघ क्यों दिखते हैं? यह सवाल कई बार कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। गांव वालों और पर्यटकों को ये बाघ क्यों नहीं दिखते? ये बाघ आखिर क्या खाते हैं? क्योंकि अन्य जानवरों के शिकार की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 164 उम्मीदवारों को 1% भी नहीं मिला था वोट। 201 तो जमानत भी नहीं बचा पाए थे। पिछले चुनाव में सबसे अधिक 26 प्रत्याशी चतरा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। चतरा में 26 में से 18 प्रत्याशी को 1% से कम वोट मिले थे। राज्य में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 229 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इनमें से 164 उम्मीदवारों को 1% भी वोट नहीं मिले थे। प्रत्याशियों के वोट प्रतिशत को देखा जाए तो इससे साफ पता चलता है कि लोग शौकिया भी चुनाव लड़ते हैं। राज्य में आधे से अधिक उम्मीदवारों को तो नोट से भी कम वोट मिले थे। राज्य में कुल 229 प्रत्याशियों में से 201 अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। ऐसा नहीं है कि केवल निर्दलीय प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पार्टियों के प्रत्याशी भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। पिछले चुनाव में सबसे अधिक 26 प्रत्याशी चतरा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। चतरा में 26 में से 18 प्रत्याशी को 1% से कम वोट मिले थे। चतरा में भाजपा व कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत नहीं बची थी। सबसे कम 9 प्रत्याशी सिंहभूम में थे। सिंहभूम में कांग्रेस व भाजपा को छोड़ सभी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। सिंहभूम में कुल 9 में से 4 प्रत्याशियों को 1% से कम वोट मिले थे। सिंहभूम में 2.76% लोगों ने नोट का विकल्प चुना था। सिंहभूम में 9 से 7 प्रत्याशी को नोट से भी कम वोट मिला था। रांची के बिरसा एयरपोर्ट में बढ़ेगी यात्री सुविधाएं, जाने क्या क्या दिखेगा बदलाव। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एयरलाइंस के लिए काउंटर बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में विभिन्न एयरलाइंस के लिए 14 काउंटर की जगह है, जिसे बढ़ाकर 37 किया जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आने वाले दिनों में यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि आगमन और प्रस्थान द्वार की जगह बदलेगी। वर्तमान में जिस जगह पर प्रस्थान गेट है, वहां से पूर्व दिशा में पार्सल के पास बड़ा सा प्रस्थान गेट बनाया जाएगा। वहीं आगमन द्वार की जगह बदलकर उसे पश्चिम की ओर करीब 15 से 20 मीटर दूर बनाया जाएगा। इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर शेड का विस्तार शुरू कर दिया गया है। यह पार्सल कार्यालय से लेकर वर्तमान वाहन पार्किंग तक बनेगा। इसके बनने से यात्रियों को बारिश और धूप में सुविधा मिलेगी। कब जारी होगा जैक मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट? सामने आई बड़ी जानकारी। जैक सचिव सच्चिदानंद तिग्गा ने बताया कि 20 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच का कार्य अभी कुछ जिलों में पूरा नहीं हो सका है। जैक ओर से ली गई मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी होने की संभावना है। इसे लेकर जैक ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच का कार्य पूरा हो गया है। मार्क्स फाइल भी तैयार कर ली गई है। यह जानकारी जैक की ओर से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को दे दी गई है। वहीं जैक की ओर से एक पत्र झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार को लिखा जा रहा है, जिसमें आदर्श आचार संहिता के बीच छात्र हित को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी जाएगी। जैक सचिव सच्चिदानंद तिग्गा ने बताया कि 20 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच का कार्य अभी कुछ जिलों में पूरा नहीं हो सका है। इस कारण इंटर की परीक्षा का रिजल्ट मैट्रिक के साथ नहीं जारी होगा। इंटर का रिजल्ट 17 मई के आसपास जारी होने की संभावना है। इस बार मार्क्स फाइल तैयार करने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसका लाभ रिजल्ट तैयार करने में मिल रहा है। जेल में बंद हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे झामुमो के ये दिग्गज नेता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन मुद्दों पर हुई बात। लोबिन और हो समाज से बात करने की जिम्मेदारी बसंत सोरेन को दी गई है। वहीं जमशेदपुर सीट से प्रत्याशी पर भी बात हुई है। खबर है कि इसकी घोषणा कर दी जाएगी। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी ने क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को राज्य सरकार में मंत्री बसंत सोरेन, राजमहल में प्रत्याशी विजय हाजदा, गिरिडीह से प्रत्याशी मथुरा महतो और सिंहभूम से प्रत्याशी जोबा मांझी ने होटवा जेल में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
बताया गया कि हेमंत के साथ चुनावी रणनीति पर बात की गई है। चतरा लोकसभा सीट पर फंसी महागठबंधन की गांठ, राजद कांग्रेस में उठापटक जारी। लोहरदगा सीट पर जेएमएम की दावेदारी। चतरा में 20 मई को मतदान होना है। भाजपा ने यहां से कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अब तक इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। सीट को लेकर राजद और कांग्रेस में पेंच फंसा हुआ है। राजद इस सीट पर लंबे समय से अपना दावा पेश कर रही है। राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने इस सीट पर अपना दावा पेश किया है। वहीं कांग्रेस ने अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ने की बात कही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला भले तय हो गया हो, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। जेएमएम कांग्रेस ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन चतरा सीट पर अभी भी मामला फंसा है। इधर लोहरदगा सीट से जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेएमएम इस सीट पर भी अपनी नज़र रख रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस सीट से सुखदेव भगत के नाम का ऐलान कर दिया है। देवघर के नंदन पहाड़ तालाब में मिला इंजीनियरिंग के छात्र का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। देवघर के नगर थाना अंतर्गत नंदन पहाड़ के पीछे फिल्टरेशन तालाब में शनिवार को सिविल इंजीनियर के छात्र आर्यन मरांडी का शव पुलिस को बरामद हुआ है। मृतक का शव तालाब के किनारे मिला है। हालांकि परिजनों ने हत्या आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक मृतक मूल रूप से देवीपुर थाना क्षेत्र के झुंडी गांव का रहने वाला है। वहीं उनके पिता सुरेश मरांडी साहेबगंज कोर्ट में एपीपी हैं। बताया जाता है कि मृतक आर्यन मरांडी 10 अप्रैल की रात करीब 7:30 बजे अपनी मां से 750 रुपये लिया और फॉर्म भरने की बात कहकर घर से निकला। जब देर रात तक वह नहीं लौटा तो परिजनों को उसकी चिंता होने लगी। इसके बाद जब उनके परिजनों ने रात 10:30 बजे उसे फ़ोन लगाया तो उसका मोबाइल बंद बताने लगा। दूसरे दिन उसकी मां ने अपने बेटे की गायब होने की शिकायत नगर थाने में की। उसके बाद से पुलिस उसकी छानबीन कर रही थी कि आज सुबह ही उसका शव मिला। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का शरीर पेट के बल पानी में तैर रहा था, तो वहीं उसके पेट में पानी भरा हुआ था। अवैध खनन मामले की जांच करने साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम ने बैंक खातों के खंगाले डिटेल, इनसे हुई पूछताछ। 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम तीसरे दिन शुक्रवार की सुबह सिमरिया मौजा में पहुंची। यहां पर कुछ खदानों की जांच पड़ताल की। इसके बाद टीम 2 भागों में बट गई। इनमें से एक टीम ईडी के गवाह व ग्राम प्रधान विजय हांसदा के गांव भवानी चौकी पहुंची। यहां पर विजय हांसदा की प्राथमिकी में गवाह रवि हांसदा से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार रवि ने मामले में साफ इनकार करते हुए कहा कि मुझे धोखे से आवास दिलाने के नाम पर कागज पर सिग्नेचर कराया गया था। रवि ने सीबीआई को बताया कि वह बाहर काम करता है। इसके बाद उसके सिग्नेचर के मिलान भी किया गया। करीब 2 घंटे तक सीबीआई की टीम ने रवि से पूछताछ की और कई अहम जानकारियां हासिल की। वहीं दूसरी टीम महादेव मोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा पहुंची, जहां विजय हांसदा के करीबी व पार्टनर के खातों की जानकारी हासिल की। इसके बाद शुक्रवार की दोपहर सीबीआई की टीम साहिबगंज चौक बाजार स्थित केनरा बैंक पहुंची।